सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि शतरंज की एक बाजी जिसे दुनिया चेकमेट मान चुकी हो, वो अचानक पलट जाए। एक ऐसा देश जो दशकों से प्रतिबंधों में घिरा है, जिसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल है और जिसके सर्वोच्च नेता समेत पूरे टॉप कमांड को एक ही हमले में खत्म कर दिया गया हो, वो देश अचानक इतना जबरदस्त पलटवार कैसे कर सकता है। आज हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इसी दांवपेच को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस स्थिति को समझेंगे जब लगा कि ईरान की हार तय है। फिर हम बात करेंगे उस हैरान कर देने वाले पलटवार की। इसके बाद ईरान की उन छिपी ताकतों को जानेंगे जिन्होंने ये वापसी मुमकिन की। फिर देखेंगे कि इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। और आखिर में हम इस बड़े सवाल पर गौर करेंगे कि क्या ये कैसे युद्ध की शुरुआत है जिसका कोई अंत नहीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 28 फरवरी 2026। उस दिन दुनिया को लगा कि ईरान के खिलाफ एक ऐसा निर्णायक कदम उठाया गया है जिसके बाद ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ऐसा माना जा रहा था कि शतरंज की बिसात पर शह और मात हो चुकी है। उस वक्त पश्चिमी मीडिया और जितने भी बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट थे, उनकी तरफ से बस एक ही बात सुनाई दे रही थी। सबका मानना था कि ईरान को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अब लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं है। इसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक, मतलब सीधा नेतृत्व को ही खत्म कर दो। और सोचा ये गया था कि जैसे ही सुप्रीम लीडर और उनका कमांड खत्म होगा, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड सरेंडर कर देगी और पूरा देश ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। मगर जब दुनिया ईरान के टूटने का इंतजार कर रही थी, तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के नाम से एक ऐसा पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये कोई छोटा मोटा जवाब नहीं था। हम बात कर रहे हैं 550 से भी ज्यादा मिसाइलों और ड्रोनों की, एक साथ एक ही लहर में। इसका सीधा मकसद था दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर देना। अब इस तरह के हमले के पीछे एक खास रणनीति होती है जिसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं सैचुरेशन अटैक। इसका मतलब सीधा सा है, एक साथ इतने हथियार दागो कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम समझ ही ना पाए कि किसे रोके और किसे जाने दे। आयरन डोम जैसे आधुनिक सिस्टम भी इस हमले के सामने बेबस नजर आए और नतीजा ये हुआ कि इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अब देखिए, जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जा रही थी, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी थी। ईरान ने दावा किया कि उसने सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। वहीं इजराइल ने इन दावों को प्रोपेगेंडा बताकर सिरे से खारिज कर दिया। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये साफ था कि दोनों तरफ से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश हो रही थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जिसका पूरा नेतृत्व ही खत्म कर दिया गया हो, वो इतना बड़ा और सधा हुआ पलटवार करने में कामयाब कैसे हो गया? अमेरिका और इजराइल से आखिर चूक कहाँ हुई? यही वो पहेली है जो इस पूरे संघर्ष की दिशा बदल सकती है। चलिए इसके पीछे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल की सोच ये थी कि अगर सिर काट दिया जाए तो धड़ अपने आप बेकार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ईरान के एक बहुत ही गहरे स्ट्रैटेजी को शायद नज़रअंदाज कर दिया, और वो था उसका डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर मॉडल। इस मॉडल में अगर एक लीडरशिप खत्म भी हो जाए तो लड़ाई जारी रखने के लिए कई और गुट तैयार रहते हैं। ईरान की असली ताकत जो शायद छिपी हुई थी, वो है उसका प्रॉक्सी नेटवर्क। लेबनान में बैठा हिजबुल्ला, यमन के हूथी और इराक में मौजूद कई मिलिशिया, ये सब बिना किसी सेंट्रल कमांड के आदेश के भी ऑपरेट कर सकते हैं। और लगता है कि यहीं पर अमेरिका और इजराइल का सारा हिसाब किताब गड़बड़ा गया। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आया। हमले से ठीक पहले ईरान के लोग महंगाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर थे, लेकिन जैसे ही देश पर बाहरी हमला हुआ, वो सारा गुस्सा राष्ट्रीय गौरव में तब्दील हो गया। जो हमला ईरान को तोड़ने के लिए किया गया था, उसने उल्टा उसे अंदर से और मजबूत कर दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, इसकी जो लहरें हैं वो अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं और इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। अब ईरान ने अपना सबसे खतरनाक पत्ता खेलने की धमकी दी है, जिसे डेड हैंड स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है। इसके तहत ईरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। अब ये रास्ता इतना ज़रूरी क्यों है, इसे समझना होगा।
दुनिया का करीब करीब 20% तेल, सोचिए हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल होगा। और इसका असर? इसका सीधा असर हम सब पर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से बढ़कर 400 या 500 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं। ये एक ऐसा दबाव है जो अमेरिका और इजराइल को सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से झेलना पड़ेगा। तो अब हम एक ऐसी जगह आ खड़े हुए हैं जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा। ये एक खतरनाक मोड़ है जिसका कोई आसान हल नहीं है। ये एक बात शायद अमेरिका और इजराइल की पूरी कैलकुलेशंस की सबसे बड़ी गलती को दिखाती है। उन्होंने ईरान के हथियारों का तो अंदाजा लगा लिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ईरान कितनी बड़ी अराजकता यानी केओस पैदा कर सकता है। उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोचा था, पर शायद एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया जिसका कोई एक राजा नहीं है। तो अब अमेरिका और इजराइल के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई है। उनके पास 2 ही रास्ते हैं और दोनों ही अच्छे नहीं हैं। अगर वो पीछे हटते हैं तो ये उनकी रणनीतिक हार मानी जाएगी, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ये एक ऐसे अंतहीन युद्ध की शुरुआत होगी जिसमें जीतना लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए आज शायद सवाल ये नहीं रह गया है कि इस जंग में जीतेगा कौन। असली सवाल तो ये है कि जब ये सब खत्म होगा तो पीछे जो दुनिया बचेगी उसकी शक्ल कैसी होगी। और ये सवाल कि क्या अमेरिका और इजराइल ने वाकई ईरान को कम आंकने की भूल की, आज हर किसी के सोचने के लिए जरूरी हो गया है।